2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। मेरे ख्याल से 80 सीटें हम चुनाव में जीतने जा रहे हैं 24 में। और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे यूपी टू पंजाब क्या है उपचुनाव का जनादेश। यूपी के उपचुनाव में आजमगढ़ और आजम का गढ़ रामपुर दोनों अखिलेश यादव के हाथ से निकल गए। दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने साबित कर दिया कि मोदी और योगी का जलवा कायम है। यूपी की इस जीत के मायने क्या हैं और क्या ये 2024 का ट्रेलर है, इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आ रही है। यूपी के उपचुनाव में बड़ा कमाल, विरोधियों के गढ़ में बीजेपी का धमाल। अखिलेश ने गंवाया आजमगढ़, आजम के हाथ से फिसला रामपुर। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव भी अब माननीय सांसद बन चुके हैं। 3 साल पहले जहां अखिलेश यादव से करारी शिकस्त मिली थी, उसी सीट पर अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को पटखनी देकर निरहुआ ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। MY समीकरण की बदौलत आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किलों में से एक रहा। साल 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जोरदार जीत हासिल की। लेकिन 2022 में मोदी और योगी के करिश्माई जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि समाजवादी पार्टी का ये कुनबा भी अब दरक गया। भोजपुरी सिनेमा में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सियासत की डोर थामने वाले निरहुआ भी अब मनोज तिवारी और रवि किशन की जमात में शामिल हो गए, जो बीजेपी से लोकसभा सांसद थे। आजमगढ़ का उपचुनाव जीतने के बाद दिनेश लाल यादव ने यहाँ की जनता का कैसे शुक्रिया अदा किया, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको चुनाव प्रचार की वो झलकियां दिखाते हैं, जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के करीब सारे सितारे निरहुआ के प्रचार में आजमगढ़ की जमीन पर उतर आए थे। मनोज तिवारी के साथ भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने रोड शो किया। आम्रपाली ने सिर्फ रोड शो ही नहीं किया, बल्कि घर घर जाकर निरहुआ की जीत की अपील की। रवि किशन ने भी निरहुआ के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए मेरा छोटा भाई है, जैसे मनोज तिवारी हमारे छोटे भाई। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने भी दिनेश लाल यादव के लिए जमकर प्रचार किया। बीजेपी नेताओं ने आजमगढ़ की जीत के लिए जमकर पसीने बहाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और AK शर्मा जैसे दिग्गज नेता, सबने निरहुआ के लिए प्रचार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो वो 2014 और 2019 में भी नहीं कर सकी थी। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जीत से गदगद निरहुआ ने भी एक तरफ खुशी जताई तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। ये तीनों लोगों का गठबंधन था, भाजपा बसपा सरकार का सबका गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। तब भी मैं आजमगढ़ की बहादुर लोगों को धन्यवाद दूंगा। केवल 4500 का अंतर, इतनी बड़ी पार्लियामेंट जहाँ 2200 बूथ हों, जहाँ
2200 बूथ हों, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए, फर्जी वोट बढ़ाए गए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम से मुझे जाने से रोका जा रहा था, पूरे देश की मीडिया ने देखा। अब इससे ज़्यादा अन्याय के बाद भी अगर 4500 से जीत गए हैं तो वो कोई उनकी जीत नहीं है। मैं अपने सभी समाजवादियों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई देता हूं। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी को शायद हार का अंदेशा पहले से ही हो चला था। यही वजह है कि काउंटिंग शुरू होते ही धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम में जाने को लेकर अफसरों से ही भिड़ गए। ईवीएम बताए ना, मैं अगर स्ट्रांग रूम जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? नहीं, आपके वकील साहब देखिए। अरे मैं नहीं जा सकता कैंडिडेट। ये बताओ, कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा। क्या बात करते हो? कैंडिडेट नहीं जाएगा। किस कानून से आए हो तुम? आप बताओ। पहली बार चुनाव नहीं लड़ा हूँ, 5 बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने रखवा दिया है। कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट जो है 347 में 47 में स्ट्रांग रूम कैसे जाएगा? कैंडिडेट घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? आप जल्दी ऐसे नहीं बात कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। भाई स्ट्रांग रूम कैसे नहीं जा सकते? स्ट्रांग रूम कैंडिडेट कैसे नहीं जा सकता है? भाई स्ट्रांग रूम कैंडिडेट क्यों नहीं जाएगा? कैंडिडेट स्ट्रांग रूम क्यों नहीं जाएगा? धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं। उनका ये आरोप है कि जो कैंडिडेट है उनको स्ट्रांग रूम में जाने नहीं दिया जा रहा है और इसी बात को लेकर वो जो स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे आपत्ति जता रहे हैं। और आइए हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो बहस है वो अब बहुत तीखी होती जा रही है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि देखिए स्ट्रांग रूम में वहाँ पे प्रत्याशियों को जाने नहीं दिया जा रहा और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की अंदेशा वो जता रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का आलम यह था कि अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई के लिए प्रचार तक नहीं किया। यही वजह है कि बीजेपी ने उन पर बतौर सांसद आजमगढ़ की अनदेखी का आरोप लगाया। जो जनप्रतिनिधि थे आप जानते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत इग्नोर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व निभाएगी और दोनों लोकसभा सीटों का चतुर्मुखी विकास तेजी के साथ होगा। आजमगढ़ में बीजेपी की जीत में बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम और गुड्डू जमाली ने भी बड़ा रोल निभाया। उन्हें 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। ऐसे में कहा जा सकता है कि आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ने वाले बीएसपी ने आजमगढ़ में उम्मीदवार उतारकर यादव परिवार की हार मुकर्रर कर दी। बीजेपी ने रामपुर का मैदान भी मार दिया। आजम खान के मजबूत किले रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिफ रजा को शिकस्त दी। 24 में जो चुनाव होने जा रहे हैं है ना, उसका ये छोटा सा टेलर है। आज दोनों सीटें हमने उत्तर प्रदेश में जीती हैं और मेरे ख्याल से 80 सीटें हम चुनाव में जीतने जा रहे हैं 24 में। यानी ये कहा जा सकता है कि समाजवादी के गढ़ में अब भाजपा जो है सेंध मारने। गड़बड़ कहीं कुछ नहीं रहा। जब यहाँ समझे गड़बड़ कहीं नहीं रहा। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी आने वाले 24 के चुनाव में। हालांकि ये जीत समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही। ऐसे में पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा ने इसे धांधली का नतीजा बताया। तो आपको किस पहले तय कर दी गई थी, उसको अमली जामा पहना दिया गया। सुबह से और पहले राउंड से और 20वें राउंड तक हमारी जीत बनी हुई थी। 10 से लेके 15 के बीच में हमारा फिगर चल रहा था। शायद प्रशासन को ये एहसास हो गया कि इनका ये फिगर नहीं कट पाएगा, तो एकदम हमने ये देखा भी 1 घंटे पहले कि ज़िले के सारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का यहाँ जमावड़ा हुआ। रिजल्ट के अनाउंसमेंट रोक दिए गए और उसके बाद ये खबर आने लगी कि बीजेपी इतने से जीत गए, इतने से जीत गए, इतने से जीत गए। आजम खान ने जेल से बाहर आते ही आसिम रजा के लिए दिन रात एक कर दिया। बावजूद इसके नतीजा एकदम उलट आया तो खान साहब ने अपना अफसोस कुछ इस अंदाज में बयां किया। इस कदर हम टूट रहे हैं अपने अंदर, लेकिन टूटा हुआ शरीर भी लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तक खड़ा रहा है। अगर इसे खड़ा रखना है तो मुल्क के सभी लोगों को इस सबसे बड़ी अहमियत के बारे में, जो हिंदुस्तान की दूसरी आबादी है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र के हिस्सेदार बने या। हालांकि आजम के इन आरोपों को समाजवादी पार्टी की ही पूर्व नेता रूबीना खानम ने खारिज कर दिया।
उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे को अखिलेश का घमंड तोड़ने वाला बताया। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है। एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए। रामपुर की हार के लिए अखिलेश यादव और आजम खान में मनमुटाव भी कम जिम्मेदार नहीं है। दोनों के बीच मतभेद की खबरें किसी से छिपी नहीं है। और रही सही कसर, योगी के क्रेज ने पूरी कर दी। योगी के बुलडोजर एक्शन और हिंसा पर नकेल कसने का मॉडल पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव का ये रिजल्ट 2024 का ट्रेलर भी हो सकता है। लोकसभा चुनावों से महज 5 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसदों की तादाद अब सिर्फ 3 रह गई। ऐसे में लगातार 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी समाजवादी पार्टी के लिए आज के नतीजे भविष्य के बड़े खतरे की घंटी की तरह हैं। आजमगढ़ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की बाजी बीजेपी के नाम रही तो दिल्ली विधानसभा की वीआईपी सीट राजेंद्र नगर पर एक बार फिर आप का जादू चला। हालांकि पंजाब में केजरीवाल को करारा झटका लगा, लेकिन दिल्ली से पंजाब और झारखंड से त्रिपुरा तक उपचुनाव में किसे मिली जीत और किसी हार, इन राज्यों के नतीजे क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आपका जादू कायम। जीते सिमरनजीत सिंह मान, भगवंत के हाथ से खिसका संगरूर। जश्न की तस्वीरें अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली वालों के अटूट भरोसे की एक और गवाही है। पंजाब से राज्यसभा पहुंच चुके राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर के चुनावी मैदान में उतारा तो उन्होंने यहां से जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए 11,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया को हरा दिया। जीत की वजह एक ही है कि लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनके कामों पे बढ़ा है, मजबूत हुआ है और अच्छा हुआ है। ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार उल्टी सीधी बातें कह रहा था, हरियाणा से पानी कटवाने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली में पानी की सप्लाई बंद कराने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद भी 57% से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी को मिले। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का भरोसा बहुत अडिग है और बहुत मजबूत है। राजेंद्र नगर की जीत से सीएम अरविंद केजरीवाल भी बेइंतहा खुश हैं। उन्होंने इसका इजहार सोशल मीडिया के जरिए किया। केजरीवाल ने लिखा कि राजेंद्र नगर के लोगों का दिल से आभार। दिल्ली के लोगों के इस अथाह स्नेह और प्रेम का मैं आभारी हूँ। यही हमें और मेहनत और सेवा करने की प्रेरणा देता है। लोगों ने उनकी गंदी राजनीति को हराया और हमारे अच्छे काम को सराहा। शुक्रिया राजेंद्र नगर, शुक्रिया दिल्ली। यहाँ के पूर्व विधायक और मौजूदा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उपचुनाव में जीत को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर एक और मोहर करार दिया तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा, प्यारे भाई दुर्गेश पाठक को राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक चुने जाने पर बहुत बधाई। आपके सभी कार्यकर्ता साथियों को भी जीत की बधाई। दिल्ली की जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल का जलवा है। चुनाव से पहले बहुत चल रहा था बुलडोजर, बहुत सारे दिल्ली के इलाकों में बुलडोजर चला था। तो क्या लगता है कि बीजेपी बुलडोजर चलाने की वजह से इस चुनाव में हल्की हुई या कोई और वजह रही? देखिए, बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है दिल्ली में। आप बताइए उन्होंने लास्ट चुनाव कब जीता हो? अभी एमसीडी के चुनाव से भाग गए। ठीक है, तो बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बीजेपी की कोई आइडियाज नहीं है, बीजेपी का कोई नरेटिव नहीं है दिल्ली की जनता को लेकर। वो दिल्ली की जनता को क्या देना चाहते हैं? या तो आप घर बनाओगे तो उनका काउंसलर पैसे लेगा, सफाई वो करते नहीं, जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो लोग परेशान हैं, लोग बीजेपी से कोई भरोसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार हो जो जनता के लिए काम करे। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा की राजेंद्र नगर सीट पर मिली जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ पंजाब में उसे जोरदार झटका लगा है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने बाजी मार दी है।
बड़ी बात ये कि संगरूर वो इलाका है जहां से लगातार 2 बार पंजाब के मौजूदा सीएम भगवंत मान सांसद रहे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद आपको संगरूर ने बड़ा सदमा दिया। यहाँ बड़ा उलटफेर करते हुए अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष और पूर्व IPS सिमरनजीत सिंह मान ने बाजी मार दी। उन्होंने जीत के साथ ही पंजाब की सरकार और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। और मूसेवाल साहब ते नवदीप सिंह सिद्धू की शहादत हुई है, उसने ये सारा कुछ किया। सिमरनजीत की जीत के मौके पर बड़ा विवाद भी पैदा हो गया जब उनके समर्थकों ने खुलेआम आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर लगाए। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के बाई इलेक्शन में सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमेल सिंह को हरा दिया है। इस वक्त हम संगरूर में हैं, मतगणना केंद्र के बाहर, और आप देखेंगे किस तरीके से जो सिमरनजीत सिंह मान के कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के समर्थक हैं, जश्न मना रहे हैं। ये बड़ा उलटफेर है पंजाब की राजनीति में, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे और सभी संगरूर लोकसभा सीट की जितनी विधानसभा सीटें आती हैं सब पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 3 महीने के भीतर तस्वीर बदल गई है और संगरूर लोकसभा सीट पर सिमरनजीत सिंह मान ने जीत का परचम लहरा दिया। सिमरनजीत ने आपके गुरमेल सिंह को हराया, जबकि कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। पंजाब और दिल्ली में बीजेपी को भले झटका लगा, लेकिन त्रिपुरा विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 3 पर कब्जा किया। टाउन बारडोवली सीट से सीएम मानिक साहा ने जीत दर्ज की, जब राजनगर और सूरमा सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि अगरतला से कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन ने जीत हासिल की। त्रिपुरा उपचुनाव में 3/4 सीटों पर काबिज होने से बीजेपी बेहद खुश है। पार्टी ने जीत का क्रेडिट कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी को दिया। उपचुनाव के नतीजों ने त्रिपुरा के अगले जनादेश का इशारा भी कर दिया। बीजेपी ने जिस तरह से सीएम बिप्लब देब को हराकर मानिक साहा की ताजपोशी की और अब 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 पर शानदार जीत दर्ज की, उससे साफ है कि सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के लिए अगरतला का किला अभी कोसों दूर है। काउंटिंग के दिन ही अगरतला में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में तीखी झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। इस दौरान कई लोग घायल हुए। आलम यह हुआ कि हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उधर झारखंड की मांडर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी YSRCP ने आत्मकूर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 82,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जबरदस्त जीत दर्ज की। यानी यहाँ भी जगमोहन रेड्डी का जलवा कायम है। दिल्ली से पुलकित नागर और संगरूर से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।